हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं निर्मली सीट की। निर्मली विधानसभा की जो सीट है, यहाँ पर फिलहाल तो जेडीयू का कब्जा है, सुपौल जिले की ये सीट है, लेकिन क्या हमेशा से यहाँ जेडीयू का ही कब्जा रहा है या फिर कभी आरजेडी का भी यहाँ कब्जा रहा है? क्या मिजाज रहा है इस सीट का? इस सीट के रिकॉर्ड्स और इतिहास क्या कहते हैं? रंजन जी, निर्मली सीट को अगर देखें तो इस सीट को स्कैन करने पर क्या मिलता है आपको? देखिए, जो पहली चीज आपने कही कि क्या इस सीट पर कभी आरजेडी जीता है, तो आपको बताऊं कि आरजेडी इस सीट पर अब तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाया है। जेडीयू का यहाँ पर दबदबा दिखता है। अगर आप निर्मली विधानसभा की बात कीजिए तो 1951 में पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ था और तब कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। कामता प्रसाद गुप्ता तब जो है वो जीतने में सफल हुए थे, लेकिन उसके बाद इस सीट का अस्तित्व जो है वो विलोपित कर दिया गया और फिर जो 2008-9 में नया परिसीमन हुआ तो उसमें एक बार फिर से निर्मली सीट को अस्तित्व मिला, वो फिर से अपने प्रारूप में आया और इसके बाद यहां पर 2010, 2015 और 2020 में 3 चुनाव हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम निर्मली विधानसभा क्षेत्र में चुनावों की बात करें तो अब तक 4 चुनाव जो है वो निर्मली विधानसभा में हुए हैं। एक 1951 में और उसके बाद 3, 10, 15 और 2020 में। इन 4 में से एक बार कांग्रेस को जीत मिली है 1951 में और उसके बाद जब 2010 से दोबारा ये सीट अस्तित्व में आई है, तब से इस सीट पर आरजेडी लगातार पिछड़ता चला जा रहा है और जेडीयू इस सीट से लगातार जीत हासिल करता जा रहा है। तो जेडीयू ने यहां पर जीत की हैट्रिक लगा ली है और वो इस बार चौका लगाना चाहता है। तो रंजन जी, क्या पार्टी का दबदबा देख रहे हैं या किसी खास कैंडिडेट या उसके परिवार का दबदबा है? दोनों ही चीजें यहां दिखती हैं, क्योंकि व्यक्ति एक ही जीत रहे हैं और पार्टी भी एक ही जीत रही है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। जब आप निर्मली की बात करती हैं तो कई बार इस क्षेत्र ने कोसे का प्रकोप भी देखा है, बाढ़ यहां आती रहती है, लेकिन जो निर्मली से सरायगढ़ के बीच जो एक ब्रिज थी उसको बनाया गया है, उसको लेकर क्षेत्र में जो है काफी चर्चा भी होती है। और ये 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब जो है इसका स्टोन फाउंडेशन जो है वो रखा गया था और फिर 2020 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक रूप से भी ये पुल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पुल के बनने से इस क्षेत्र में लोगों में खुशी जो है वो दिखी और इसका परिणाम भी जो आपको दिखता है कई चुनावों में, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू आमतौर पर जो है चुनाव लड़ता है। ऐसे भी सुपौल जिला में आपको दिखेगा कि जेडीयू का दबदबा जो है न सिर्फ निर्मली सीट पर, कई अन्य सीटों पर जो है वो दिखता है। बगल में सुपौल की बात कर लीजिए तो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव वहीं से चुनाव जो है वो लगातार जीत रहे हैं। तो खैर हम निर्मली सीट पर आते हैं। जो निर्मली सीट में जो 4 चुनाव हुए हैं, 52 में कामता प्रसाद गुप्ता, उसे छोड़ देते हैं और 2010 से इस सीट को देखने की कोशिश करते हैं तो दिखता क्या है कि जब 2010 में चुनाव हुआ था तो अनिरुद्ध प्रसाद यादव जेडीयू के कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे और उनके सामने आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। विजय कुमार गुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार थे और अरुणा मेहता जो हैं वो आपको आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी। अगर आप इसे यहां पर देखें तो जो अनिरुद्ध प्रसाद यादव हैं उन्होंने 46,000 वोटों से जीत हासिल की, तो बड़ी मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। उस वक्त उनको 53.78% वोट मिले थे, मतलब 70,150 वोट। दूसरे स्थान पर कांग्रेस विजय कुमार गुप्ता जिनको कि 24,140 वोट मिले थे, 18.51% और 18.39% और 23,985 वोटों के साथ आरजेडी
तीसरे स्थान पर रहा था। 2015 में गठबंधन हो गया जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का, तब भी ये सीट जो है वो जेडीयू को ही गई, उसकी सिटिंग सीट थी। जेडीयू ने भी एक बार फिर से अनिरुद्ध प्रसाद यादव पर अपना भरोसा जताया और इस बार बीजेपी ने उनके खिलाफ जो है अपना उम्मीदवार दिया। राम कुमार राय जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। पप्पू यादव की पार्टी जैप लोकतांत्रिक से विजय कुमार यादव चुनावी मैदान में थे, लेकिन प्रत्याशी बदल गए, लेकिन जीतने वाला कैंडिडेट नहीं बदला। जीत एक बार फिर से जेडीयू को ही मिली। 79,600 वोट लाने में कामयाब रहे अनिरुद्ध प्रसाद यादव, 47.54%, जबकि राम कुमार राय जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनको 55,649 वोट मतलब कि 33.24% वोट मिले और पप्पू यादव की पार्टी के कैंडिडेट विजय कुमार यादव को जो है 5.97% मतलब 6% वोट मिले। अगर इसे आप वोटों में कन्वर्ट करें तो 10,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले, लेकिन जीत यहां पर फिर से अनिरुद्ध प्रसाद यादव की हुई 23,951 वोटों से। फिर 2020 आता है, फिर से अनिरुद्ध प्रसाद यादव को ही टिकट दिया जाता है और इस बार जो है उनके सामने यदुवंश कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाता है और आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उससे अर्जुन प्रसाद मेहता चुनावी मैदान में खड़ा होते हैं, क्योंकि निर्मली में अगर आप देखिएगा तो जो कोयरी कुर्मी का वोट है वो यहां अच्छी संख्या में है, तो उसका फायदा उठाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कैंडिडेट अर्जुन प्रसाद मेहता को चुनावी मैदान में उतारा। पप्पू यादव ने एक बार फिर से विजय कुमार यादव को ही अपनी पार्टी का टिकट दिया, तो एलजेपी ने गौतम कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब जब यहां पर मुकाबला हुआ तो ये जो मुकाबला हुआ वो कई कोणों में हुआ, लेकिन अनिरुद्ध प्रसाद यादव के वोट प्रतिशत पर कोई फर्क वैसा पड़ा नहीं। 2015 में 47.54 47% वोट थे, तो 2020 में जो है वो ऑलमोस्ट 2% और बढ़ गए, 49.3% हो गए, जबकि यदुवंश कुमार यादव को 25.91% मतलब कि 48,517 वोट जो है वो मिले। अर्जुन प्रसाद मेहता ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और उनको 12,725 वोट मिले मतलब कि 6.8%, और जो पप्पू यादव की पार्टी से कैंडिडेट थे विजय कुमार यादव उनको भी 8,886 वोट मतलब 4.7% वोट, और एलजेपी के गौतम कुमार को 6,345 मतलब लगभग 3.5% के आसपास वोट आए। तो जीत एक बार फिर से अनिरुद्ध प्रसाद यादव की हुई 43,922 मतलब लगभग 44,000 वोटों की। तो जब हम पिछले 3 चुनाव में अनिरुद्ध प्रसाद यादव की जीत का मार्जिन देखते हैं तो 10 में 46,000, 2015 में 24,000 के आसपास और 2020 में जो है वो 44,000 के आसपास। तो ये बताता है कि इस क्षेत्र में इनकी भी पकड़ है, इनकी पार्टी की भी पकड़ है और जातीय समीकरण को ये बेहतर तरीके से साध पा रहे हैं, क्योंकि जब अभी सुपौल में लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तब भी निर्मली विधानसभा में जो जेडीयू के दिलेश्वर कामत हैं उनको 47,000 वोटों की लीड मिली है, मतलब कि वो पकड़ अभी भी बनी हुई है। चंद्रहास चौपाल जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे वो दूसरे स्थान पर रहे और बैद्यनाथ मेहता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो 12,698 वोट मतलब 6.24% वोट लाने में कामयाब हुए। तो जो चीजें मैं इससे निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखें तो अर्जुन प्रसाद मेहता जब 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनको 12,725 वोट आरएलएसपी के टिकट पर, और बैद्यनाथ मेहता जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तब भी उनको 12,698 वोट 6.5% के आसपास वोट उनको आए। मतलब ये वोट जो है एक जगह कंसोलिडेट है, वो बंधा हुआ है
और ये आपको जो है कोयरी कुर्मी के वोट में से निकलकर जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए ये सीट को मांगते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि उनके मांगने के बावजूद भी ये सीट जेडीयू उन्हें देगी, क्योंकि जेडीयू की एक सेफ सीट में ये है और लगातार 3 चुनाव और बड़ी मार्जिन से, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जेडीयू ये सीट देगी। निर्मली विधानसभा में अगर आप देखें कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो निर्मली, राघोपुर और सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड जो है, इतने क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि जब आप समीकरण देखिएगा तो यहां MY का समीकरण दिखता है, लेकिन आरजेडी जीत नहीं पाया। लेकिन आरजेडी जीत नहीं पाया, बल्कि उसकी हार जो है वो बड़ी रही है, उसको बड़े मार्जिन से हारना पड़ा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन उस तरह से काम नहीं कर रहा है। और ये चर्चा जब हम लोग सीटवार खंगाल रहे हैं तो ये भी देखने में आया है कि जो कोशी का इलाका है या मिथिलांचल का इलाका है, वहां पर ऐसा नहीं है कि यादव वोटर सिर्फ आरजेडी को वोट कर रहे हैं, वो वोट जेडीयू की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के भी कई कद्दावर यादव नेता इन क्षेत्रों में रह रहे हैं और इसका फायदा जेडीयू को मिल रहा है। अब अगर यहां पर हम जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर MY तो दिखता ही है, इसके अलावा वैश्य वर्ग दिखता है, धानुक है, कुशवाहा का भी प्रभाव दिखता है यहां पर। तो अगर इसको हम आंकड़ों में तब्दील करने की कोशिश करें, जो कि एक अनुमान मात्र है, आकलन मात्र है, तमाम तरह के जो आंकड़े मिलते हैं उसका विश्लेषण करके एक आप जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क आता है। SC जो है यहाँ पर 13.88% है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, 17.3%। और जब आप यादव देखेंगे तो वो भी 13 से 15% के आसपास। तो जो MY का इक्वेशन है वो 31-32% तक पहुंच जाता है। तो ये आरजेडी के लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि अन्य वोट जोड़कर वो इस पर जो है अपने लिए इस सीट को निकाल सकता है, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। यहां पर अगर आप धानु, कोयरी, कुर्मी की बात कर लें तो वो 14-15% के आसपास हैं। वैश्य की संख्या अच्छी है, वैश्य वर्ग में 8-9% वोट वहां चले जाते हैं। ब्राह्मण 5.5-6%, राजपूत जो है वो 4-5%, और इसके अलावा भूमिहार भी यहां पर कुछ हैं। और जो अन्य OBC और EBC हैं, जो कि अति पिछड़ी जातियां भी जो हैं यहां पर, वो जेडीयू को वोट करती हैं। तो इस समीकरण के बल पर अनिरुद्ध प्रसाद यादव और जेडीयू दोनों यहां पर जो है मजबूत बना हुआ है। और निर्मली विधानसभा अगर आप पिछले 3 चुनावों को देखें तो कह सकते हैं कि जेडीयू का मजबूत किला बन चुका है। नीतीश कुमार के ऊपर भी यहां के लोगों का भरोसा है, अनिरुद्ध प्रसाद यादव के ऊपर भी लोगों का भरोसा है। अब जबकि 2025 में चुनाव होना है तो यहां पर आरजेडी को नई स्ट्रैटेजी कुछ सोचनी होगी, क्योंकि अनिरुद्ध प्रसाद यादव के सामने यदुवंश कुमार यादव ये काम नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि आपको कुछ नए समीकरण की तरफ सोचना होगा। चूंकि क्या कांग्रेस भी ये सीट मांग सकती है? या कांग्रेस ये सीट मांग सकती है। और 2010 में विजय कुमार गुप्ता इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े भी हैं और दूसरी पोजीशन पर थे, तब आरजेडी तीसरी पोजीशन पर थी। और अभी दरभंगा में भी जब आपको राहुल गांधी को लेकर जब अभी आए थे और कुछ विवाद हुआ था तो निर्मली में उसके खिलाफ कांग्रेसियों ने एक मोर्चा निकाला था। तो कांग्रेस यहां पर एक्टिव मोड में है, लेकिन आरजेडी भी कम एक्टिव मोड में नहीं दिख रही है। उसकी तरफ से भी लगातार जो है अपना प्रेजेंस दिखाया जा रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो एक कन्वर्सेशन तो इस सीट को लेकर जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आरजेडी ये सीट अब देना चाहती है या नहीं चाहती, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन यहां पर समीकरण, चाहे वो आरजेडी लड़े चाहे कांग्रेस लड़े, उसको कुछ समीकरण नए तलाशने होंगे। क्योंकि अगर
MOI का साथ आपको दिखता है तो कोई अन्य ऐसी जाति जहां पर की वोटर्स की संख्या जो है वो ज्यादा है, उसमें अगर आप किसी को टिकट देते हैं तब वो MOI के साथ जुड़ेगा, तभी आपका काम जो है वो बन सकता है। वैसे पीके भी यहां से अपना प्रत्याशी दे सकते हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज से, मीनू कुशवाहा यहाँ पर डॉक्टर हैं, वो लगातार जो है वो मेहनत कर रही हैं। ये भी देखना है कि अर्जुन प्रसाद मेहता, बैद्यनाथ मेहता ये क्या करते हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा और प्रत्याशी सामने आने शुरू होंगे तब किसी निष्कर्ष पर, ठोस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखिए तो निर्मली में चूंकि मार्जिन इतना बड़ा है कि जेडीयू अभी जो है आप कह सकते हैं कि मजबूत दिख रहा है। चलिए, तो निर्मली में जेडीयू फिलहाल मजबूत है और अगर इंडिया ब्लॉक को यहाँ अपने कैंडिडेट को जिताना है तो एक बार नई रणनीति पर फिर से उन्हें मंथन करना होगा। क्यों आरजेडी यहाँ से जीत नहीं पा रही है, क्या ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है या फिर कैंडिडेट बदलने पर या दूसरा कैंडिडेट बदलने पर विचार किया जा सकता है।